हमारी सरकार के नाते से अगर मैं देखूं तो मुझे दायरे दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक तरफा हमारा अपना जो भाव है उस भाव के आधार पर उसकी अपनी भूमिका भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। उस सीमाओं में आजीविका से जोड़ करके फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा उलझन पड़ जाती है। फॉरेस्ट आजीविका से परस्पर हमारे अब पैसा एक्ट और बाकी चीज़ों को ला करके जरूर अब वापस रास्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा ये तो बड़ा मुश्किल मामला रहता था। मैं भी देखता हूँ गौर से कि हमारे अपने जिन जनजाति बेल्ट में जंगल है और जंगल के साथ जीने की वर्षों की परंपरा है, और उस परंपरा में हम अपने इस शासन के प्रबंधन करते करते हम उसके कष्ट बढ़ा रहे हैं कि उसके कष्ट में मददगार हो रहे हैं। तो ध्यान में आता कि हम तो कष्ट बढ़ा रहे हैं, और कष्ट बढ़ाने में रास्ते कैसे पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। अब हमने टाइगर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी बना दी, हमने अपने एरिया बना दिए, तो एरिया बनाते ही हमने सबसे पहले आबादियों को बाहर करो। अब आबादियों को बाहर करो, ये बेसिक मूल ही संकट का है कि यहाँ से आबादी जिनके साथ हजारों हजार साल से रहती आई है। हमारे यहाँ तो फिर भारत का चुनाव चिन्ह, भारत का अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लो, तो उस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाई देगा अशोक के ज़माने से। हमने तो वो सब चीज़ देखी है जिससे अपनी सहअस्तित्व की भावना का आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के भाव को देखो तो वो प्रगति भी देख रहे लेकिन प्रकृति भी देख रहे। तो प्रगति और प्रगति में अंतर कहाँ है? तो प्रगति भी चाहिए लेकिन प्रकृति के साथ जीने के भाव भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीज़ें उनके भी संकट है। अब संकट वन में पेड़ लगना चाहिए लेकिन सागौन के ही लगना चाहिए, ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन के ही क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे हैं, ये तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया? जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीज़ें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल। हमने वो अंग्रेजों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे हैं। बड़ी मुश्किल है हमारी, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमको बाहर आना चाहिए। लेकिन अब उनके काम की चीज़ उनने छोड़ के चले गए। तो ये बात सही कि बहुत सारे बदलाव माननीय मोदी जी ने किए, और हमारा सौभाग्य कि वन मंत्री हमारे बीच ही पधारे। तो हमारे कष्ट में आपकी छतरी में ही हमको छाया मिलेगी, हमको आपसे ही इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये बात सही है कि जब हम अपने प्रकृति आधारित जीवन जीने की बात करेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, बहुत कठिनाई नहीं है। अभी हम जैसे आजीविका के लिए औद्योगिकरण की बात करेंगे, तमाम प्रकार के दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वन आधारित जीवन में तो कोई ज़्यादा झंझट ही नहीं है। हमारी मस्तमौला प्रकृति है, जिस प्रकृति में परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद के साथ। वो मैं परसों के इस इंडेक्स के समाचार देख रहा था कि दुनिया के धनी देशों में 200 से ज़्यादा देशों में सर्वाधिक प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाले देश में भारत का नंबर 88 नंबर, मतलब 88% हमको लोगों ने उसमें अंक में 100 में से नंबर दिए है। और अब अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो सर्वाधिक धन संपन्न है, उनका सर्वाधिक दुखी देशों में 5 में से उनका नंबर आ रहा है। तो आखिर ये विरोधाभास की व्यवस्था में जीवन में हमारी मस्ती कहाँ से आती है, हमारे सुख कहाँ से मिलता, जीवन पे प्रकृति के साथ जीने की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जिस प्रकार का वनांचल का क्षेत्र है, मैं अपने विभाग को भी बताने देना चाहूँगा। 2 साल के बिगड़े वनों का भी एक नया शब्द तो निकाला है, लेकिन बिगड़े वन कैसे बिगड़ते मैं पल्ली नहीं पड़ रही। पहले तो उजड़े वन तो समझ में आता, बिगड़े वन कहाँ से आ गए? लेकिन एक शब्द है ये जो हमारी शब्दों की बड़ी मर्यादा भी बड़ा संकट में डालता है। अब वो मन बिगड़ा कि आदमी बिगड़ा, भगवान जाने कौन बिगड़ा। लेकिन हमारे लिए अब वनों का क्षेत्र वापस उस तरह से ला रहे हैं। लगभग 1100 गांव वापस उस तरह के बनाए, वन क्षेत्र बनाए। बधाई देना चाहूँगा वन विभाग के लोगों को भी, आप सबकी मदद के माध्यम से।
कि हमारे यहाँ ये इस पर्यावरण के लिए और एक कितना प्रयोग अच्छे अच्छे चल रहे हैं। आज के दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना साधन संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं यार, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है, तो रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, उनके प्रबंधन सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई मामलों में जब बात निकलेगी तो वन्य प्राणी की जीव में जीव कौन को मानते यही पल्ले नहीं पड़ता है। जो आकर्षक और सब प्रकार से दिखाई दे वही जीव है कि जो जीवन में पारा वो जीव है। तो वन अंचल में मैं देख रहा था कि अभी बड़े पैमाने पर 2-3 अब ये बात निकालते तो हमारे यहाँ विषय निकल जाता कि भाई तो आपको ये क्या जरूरत है। और रेप्टाइल में सर्प की गिनती नहीं करा रहे हैं, ये फॉरेस्ट का कौन सा हिसाब मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। भाई सांप काय में आएगा, शहर में आएगा कि जंगल में आएगा, किधर गिनाएगा, ये समझना मुश्किल पड़ेगा। प्राणी तो है ना वो, और उसमें ऐसे करते करते जब नहीं गिनती कर रहे हैं तो वो सांप से वनराज मतलब सर्पराज हमारा गायब भी हो गया, किंग कोबरा। अभी मैं जब बात करता हूँ तो मेरे को पता नहीं कि धीरे से लोग चुटकी लेते कि आपको किंग कोबरा में क्यों आनंद आता है। मेरे को आनंद नहीं आता, मेरे को तो कष्ट दिखता है। जैसे जंगल के अंदर टाइगर की कमी के कारण से इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम बिगड़ता था, आज टाइगर के कारण से इकोसिस्टम बन रहा है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा, अब तो चीता भी आ रहा है, चीता जीता हमारे यहाँ है। ये जो चीता भी पाया और चीते के आधार पर हमारा भारत जीता है वापस। कितने साल पुरानी वापस परंपरा को पुनर्स्थापित किया माननीय भूपेंद्र जी ने। इसकी शुरुआत की माननीय वन मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दिलाएं, जिनके कारण ये वापस ऐतिहासिक घड़ी आई है कि हम अपने उस बिछड़े हुए अपने जंगल के प्राणी को वापस लेकर आए। और मैं देख रहा था कि मालवा में छोड़ने की बात आ गई, गांधी सागर के लिए भी तैयारी हो गई। तो गांधी सागर में तो आज की स्थिति में देखा जाए तो गिनती में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने सेंचुरी बनाई है, पहुंच गया टाइगर देवास में, लेकिन कागज़ पे अभी अपन टाइगर नहीं दिखाते उसको। अब क्या मालूम ऐसे कागज़ पे कैसे दिखाएंगे उसको, कुछ सेंचुरी बनाएंगे तो दिखाएंगे। सेंचुरी के नियम इतने क्या, वो टाइगर अभयारण्य के नियम थोड़े खराब है, तो फिर वहाँ फिर जंगल में से लोगों को हटाना पड़ेगा तो विरोध आ जाएगा, राजनीति चालू हो जाएगी, हमको मुश्किल हो जाएगा चुनाव में जाना। तो इसलिए समझना पड़ेगा। हम कहते टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं हो तो भी आँख बीच लो, नहीं दिखाना, हमारा जीवन चलता रहेगा। ये कागज के संकट बहुत बड़े जो है उसको हम कैसे दिखाएं और कैसे बताएं, क्योंकि ये देवास से लेके आगे तक है तो सही। और लेकिन अब ये इसी के पार्ट पे दूसरी बात भी जोड़ रहे हैं कि जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है वो कई मामलों में, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ तो इस सर्पों की गिनती भी आप चालू कराएं। अभी तक ये फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं है ना सर बर्णवाल जी, वाइल्ड लाइफ एक्ट में नहीं है सांप की गिनती है, पर वो गिनती कोई करता ही नहीं है। मैं तो 2-4 बार बोल चुका हूँ तो ये बताते कि इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मैंने कहा जानवर नहीं है कि हिसाब किताब नहीं, आखिर है सही क्या है। मतलब अगर इसका नुकसान आपने देखना कि वनांचल क्षेत्र में खास करके बड़े पैमाने पे सर्पदंश की घटना हो रही है, तो सर्पदंश की घटना को ये उनसे बचा, मतलब आप अपने ये जो महाकौशल के कई जिलों के अंदर बड़े पैमाने पर और कोई कारण से नहीं मर रहा मनुष्य, केवल सर्पदंश से मर रहा है बड़ी पैमाने पर। बंदर तो क्या मालूम नहीं मरा कि नहीं मरा, लेकिन आदमी जरूर मर रहे हैं। तो उसकी संकट क्या हो रहा है कि जो बड़े पैमाने पे हमको एक तो व्यक्ति भी गया और आर्थिक दृष्टि से भी उनकी मदद करना है, तो 4 लाख की राशि भी देना पड़ती है। राशि का सवाल नहीं, सवाल बड़े पैमाने पे लोगों की मरने का है, उनकी सुविधा देने का।
ऐसे में बड़े पैमाने पर जो अंदर रहते लोग वो और घबरा के शहरीकरण की तरफ आ रहे हैं। तो जब हमने कहा कि भाई अपने इतनी प्राकृतिक वातावरण में अच्छे से क्यों नहीं रह रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि धीरे धीरे कोई कोई कारण से जहरीले सांपों की संख्या बढ़ी है। तो उस जहरीले सांपों को सांप ही कंट्रोल करता है, इसलिए किंग कोबरा के बारे में माना जाता है। अब किंग कोबरा में भी जो जरा ज़्यादा बड़े विद्वान इकट्ठे कर लो ये भी संकट देते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते जहाँ पहुँचना ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत पानी गिरता वहीं मिलता है ही नहीं, बाकी किंग कोबरा चलेगा ही नहीं। अरे नहीं कैसे चलेगा भैया, अभी 150 साल पहले तो था, कहाँ गया? अभी छत्तीसगढ़ में भी कौन बहुत पानी गिरता है, ऐसे कई बेल्ट हैं। तो थोड़ा जो एक बार आप उस व्यवस्था को बनाओगे तो परमात्मा भी रास्ता निकाल ही देता है। ऐसी कई सारी चीज़ें, ये एक नहीं है, मैं बात तो करने के लिए दूसरी बहुत सारी आया था, लेकिन मुझे लगता सारी बातें हो गई, तो अब ज़्यादा बात करने से फ़ायदा भी नहीं, हमारे समय पे समापन करना है। लेकिन आज की स्थिति में दो चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। जब हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन पे पर्याप्त रूप से हमारे अपने अब जो भाव बना, उस भाव में हमारी पैसा एक्ट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी हमने काम किया, जल गंगा संरक्षण अभियान भी चला रहा है। ये जो हमारे फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश खासकर इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ ना कोई बहुत बड़ा हिम ग्लेशियर है, ना कोई दूसरी ऐसे कोई, लेकिन प्राकृतिक रूप से वन संपदा के बलबूते पर ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों में जल की राशि पूरे देश के कई राज्यों तक अपनी जल से जीवन पहुंचाती। लेकिन उन जल से जीवन पहुंचाने वाली नदियों को लेकर के भारत सरकार के माध्यम से इस पे इस तरह से कोई इस एंगल से नहीं देखते कि गुजरात की प्रगति अगर हो रही है, या बिहार में सोन नदी के माध्यम से जल पहुंच रहा है, या हमारी केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, तो ये जलराशि बड़े पैमाने पे जा रही है। तो जाने के लिए मध्य प्रदेश को वो उसका हिस्सा भी मिले, ताकि जंगल केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये जंगल इन सारी नदियों को बचाने के लिए। तो इसलिए उस बड़ी भूमिका के आधार पर कोई एक इसका हिसाब बने कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं ताकि इनकी नदियों की जलराशि का अविरल निर्वल प्रवाह बना रहे। हमने अपने लिए नर्मदा जी को तो नर्मदा समग्र के माध्यम से लिया है, हम चाहेंगे कि बाकी नदियों को भी लें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन करें जिनने केन बेतवा और दो बड़ी नदी जो परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से हमको बड़ी धनराशि मिली, जो हमारे जल के माध्यम से कई सारे लोगों को जल का एक तरह से पीने के लिए, गाँव के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए जल राशि देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जल जीवों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत। जल जीव में भी फॉरेस्ट का रोल कम है। जैसे घड़ियाल छोड़ रहे हैं, तो मैं गया हूँ छोड़ने खुद घड़ियाल, अब वो चंबल में घड़ियाल छोड़ रहे हैं, वो पता नहीं छोड़े हुए घड़ियाल जाते कहाँ हैं, हर साल छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है छोड़ें, पर फिर मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जलाशय बन गए, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो इन बड़ी नदियों में भी मगर और घड़ियाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको भी छोड़ने के लिए, जैसे हमारे ऐसे आपके माध्यम से बाकी जगह भी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। इससे कई सारे, जब हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास में इस व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश की पहचान अपने सारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। तो वन्य प्राणी कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दायरा है, कुछ बचते ही नहीं। अभी परसों ही गिद्ध उड़ा है, अच्छे से उड़े, बहुत अच्छे, दौड़ते दौड़ते गए, बहुत कोई गिरते पड़ते गए। लेकिन ये जो आपने आज के इस भाव में कि जब हमारे एक अभी कौन सा वाइट गिद्ध मिला, कहाँ से आया था वो? अफगानिस्तान है, कहाँ का था वो? एक भोपाल मिला था ना, फोटो खींचा था किसी ने, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे कई, ऐसे तो ये अपनी एक तरह से वो पुरानी उस भौगोलिक रचना को भी पुष्ट करते हैं। ऐसे वन्य प्राणी मिलते तो आगे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के भी कोई सेमिनार करना हो, जिसमें इस प्रकार से हमारे जहाँ प्राणी आते जाते हैं उन देशों से मिल कर के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भोपाल में बर्ड्स आती है, कहीं और जगह आती, बहुत आती, लेकिन ऐसा कोई इन देशों से कोई संपर्क नहीं बन पाता। बहुत अच्छा। तो ये ऐसे कई सारे विषयों पे, लेकिन फिर दोबारा आता हूँ कि आजीविका से लेकर के जीवन हमारा
सुलभ बने, सरल बने, सहज बने और वनों का भी इस प्रकार का आनंद बने। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के मंत्री होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसी से जुड़े हुए सारे मसलों को लेकर के ये कार्यशाला अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ वन पर्यावरण की पुनर्रचना की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी। इस भावना के साथ मेरी शुभकामना, बधाई।